हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने एक नए चैप्टर पर। सर आप कौन? अरे मेरे को भूल गए, पारसपुरी। ठीक है जी सर, वो डिबेंचर खत्म हो गया। हाँ, डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर खत्म हो गया। उतना सही था। हाँ बेटा, हाँ उतना सही था, बहुत आसान था, है ना? ठीक है जी, आज हम आ गए अपने नए चैप्टर पे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। देखो बेटा, शेयर्स इशू किए थे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। शेयर का पैसा कब वापस करेंगे? जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी डिसॉल्व होगी, तब शेयर्स का पैसा वापस किया जाएगा। अदरवाइज पूरी लाइफ टाइम में कभी भी शेयर्स का पैसा वापस नहीं किया जाएगा। बट डिबेंचर तो इसी प्रॉमिस से इशू किए थे कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। गॉट इट? हाँ जी सर, बिल्कुल याद है। तो जब इशू किया था तो क्या क्या किया था, क्या क्या एंट्री की थी, वो हमने तब पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब रिडम्पशन करेंगे, जब रीपेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे। जब रिडम्पशन करेंगे, जब रीपेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, तो कौन सी एंट्रीज होंगी। आओ जी, आज उन एंट्रीज के बारे में पढ़ना शुरू करें। क्या कहता है, फिर बोल दो, इंपीरियल एकेडमी सीए पारसपुरी अकाउंट्स क्लासेस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स। आओ जी चलते हैं आगे। मीन्स डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर। क्या मतलब है? मीन्स डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ डिबेंचर्स। डिस्चार्ज कर दो जो आपने लायबिलिटी रेस की थी, जो आपने पैसा मार्केट से रेस किया था इन द शेप ऑफ डिबेंचर्स। उस पैसे को क्या कर दिया जाए? वापस कर दिया जाए। कर देते हैं भाई। इशू बाय अ कंपनी फॉर मेकिंग द रीपेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर का वो पैसा वापस कर दिया जाए। एक बात बताओ, जब इशू किया था तो क्या किया था? जब हमने इशू किया था तो डिबेंचर को क्रेडिट किया था, X% डिबेंचर को। आज उस डिबेंचर को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। उस टाइम क्रेडिट किया था, आज डेबिट कर देंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हो? पक्का? चले, बच्चे कह रहे सर चलो। तो रिडम्पशन किस पे करोगे? या तो पार पे करोगे या प्रीमियम पे करोगे। पार पे करोगे या प्रीमियम पे रिडम्पशन करोगे। गॉट इट? पार पे रिडीम करोगे या प्रीमियम पे रिडीम करोगे। आओ जी रिडीम करें। अच्छा जी, मैं समझ गया। पार पे रिडीम करने का मतलब है कि 100 लिए थे, 100 वापस कर रहे हैं। प्रीमियम का मतलब है कि 100 लिए थे, आज 110 वापस कर रहे हैं। गॉट इट? केस याद है आपको? हाँ जी। तो क्या लिखेंगे? X% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? फिर कहेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। जब पैसे दोगे तो क्या लिखोगे? टू बैंक। ये क्या किया सर? ये ड्यू किया। और ये क्या किया सर? ये पे किया। खत्म बात, खत्म। प्रीमियम पे करोगे तो क्या कहोगे? डिबेंचर वापस आ जाएगा, अपना लायबिलिटी खत्म हो जाएगी हमारी। हम कहेंगे X% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन, नुकसान है ना, रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू। पैसा किसका देना है? डिबेंचर होल्डर का। अच्छा जी, हो गया ड्यू, हो गया ड्यू। अब पेमेंट कर दो। एंट्री क्या करोगे? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और पैसे देने के लिए क्या करोगे? टू बैंक अकाउंट। पेमेंट हो गई, खत्म जी। क्या आपको दोनों एंट्रीज क्लियर है? रिडीम करने की, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। रीपेमेंट टू डिबेंचर होल्डर कि डिबेंचर होल्डर को क्या करेंगे? रीपेमेंट कर देंगे। याद करो, जब इशू किया था तो लॉस ऑन, जब हमें पता होता है कि हम फ्यूचर में डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। याद है कौन से केस है? ये है 4th, 5th और 6th केस, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, लेक्चर नंबर 2 इशू ऑफ डिबेंचर्स में। जब हम इशू किस पे करते हैं? पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। रिडीम किस पे करते हैं? प्रीमियम पे। तो उस टाइम हमें पता होता है कि फ्यूचर में हमारा क्या होने वाला है? लॉस।
उस लॉस को हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, एंटीसिपेट। क्या कर लेते हैं, एंटीसिपेट। याद करो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट होता है, उसके अगेंस्ट एंटीसिपेट करने के लिए प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है, नीचे क्रेडिट होता था। याद करो वहां पे क्या होता था, याद करो याद करो याद करो, वहां क्या होता था, वहां प्रीमियम क्रेडिट होता था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। वही प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जब क्रेडिट किया था तब इश्यू के टाइम, तो आज रिडेम्पशन के टाइम उसे डेबिट करके क्या कर देंगे, उसे आज डेबिट करके क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। 100 रुपए का डिबेंचर वापस आया, 10 रुपए प्रीमियम देना है, कुल 110 देने हैं, फिर 110 दे दिए डिबेंचर होल्डर टू बैंक, खत्म जी, दे दिए पैसे। वो जो लॉस एंटीसिपेट किया था तब, अब उस लॉस को सही टाइम आ गया पे करके खत्म करने का। आओ जी, एक बात बताओ बेटा, जैसे ही हम हमारे घर में कोई इन्फेंट बॉर्न होता है, मतलब किसी बच्चे का जन्म होता है, तब से ही उसकी मैरिज के लिए, उसकी फ्यूचर एजुकेशन के लिए, उसके फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पक्का एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बड़ा होकर कहेगा कि मेरे को हार्वर्ड जाना है पढ़ने, मेरे को कैम्ब्रिज जाना है, मेरे को यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं पढ़ने जाना है, या कल को इसको बिजनेस सेटअप कराना होगा, या कल को इसकी मैरिज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ पैसा जोड़ते चले जाते हैं, रिजर्व बनाते चले जाते हैं। उसी प्रकार से हमें पता है आज से 5 साल बाद हमें इस डिबेंचर को रिडीम करना है। हमें पता है कि हमें आज से कुछ साल बाद इस डिबेंचर को रिडीम करना है। हां सर, हमें पता है हमें आज से 5 साल बाद इस डिबेंचर को रिडीम करना है। तो क्या मैं उस 5वें साल पे जाके सोचूं कि अब पैसा कहां से आएगा, या अभी से सोचना शुरू कर दूं? तो इट मींस फ्रॉम द ईयर ऑफ इशू, जिस साल डिबेंचर इशू होते हैं उस साल के एंड से ही हम कुछ ना कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा रिजर्व करते चले जाते हैं, रिजर्व क्रिएट करते चले जाते हैं, सो दैट कि कल को हमें रिडम्पशन के टाइम बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। रिडम्पशन के टाइम बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। मींस वी क्रिएट अ सोर्स, हम सोर्स क्रिएट करते हैं। फ्यूचर में डिबेंचर को रिडीम करने के लिए रिजर्व्स मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? रिजर्व्स मेंटेन करते हैं। प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म ने हमें यही सिखाया। एंटीसिपेट द फ्यूचर लॉसेज एंड एक्सपेंसेस बट नॉट फॉर द इनकम्स एंड गेन्स, कि फ्यूचर में होने वाले सभी एक्सपेंस और लॉस को हम आज ही एंटीसिपेट कर लें, पर फ्यूचर में होने वाली किसी इनकम, प्रॉफिट, गेन को नहीं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? ठीक है। अब वही मैं बात कर रहा हूं कि सोर्स ऑफ रिडम्पशन, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए प्रॉफिट कहां से आएगा? हमने कहा कि हम जो हर साल प्रॉफिट कमाएंगे, उसका कुछ हिस्सा हम रिजर्व बनाते चले जाएंगे कि फ्यूचर में हमें डिबेंचर को क्या करना है? रिडीम करना है। फ्यूचर में हमें डिबेंचर को क्या करना है? रिडीम करना है। इसलिए हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व करते चले जाएंगे, संभाल के रखते चले जाएंगे कि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ना हो। आगे चलते हैं। एक बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है सर एक काम करेंगे, जब पुराने डिबेंचर रिडीम करने होंगे तो कंपनी नए डिबेंचर इशू कर देगी, बात ही खत्म। पुराने उधार को रिडीम करने के लिए नया उधार ले लिया जाएगा। मैंने कहा सर लॉ ऐसे परमिसिबल नहीं करता। लॉ कहता है यदि आप ऐसा करोगे तो आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे। डेट ट्रैप मतलब उधार के जंजाल में फंस जाओगे। यदि आप अपने पुराने उधार को चुकाने के लिए नया ही उधार ले लोगे तो जिंदगी में कभी भी आपके सिर से कर्ज उधार खत्म नहीं होगा। आपके सिर से कभी भी कर्ज और उधार खत्म नहीं होगा। सर हमें क्या करना चाहिए फिर? वो कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूं
कि जितना आपने उधार लिया था, उधार चुकाने वक्त, रिडीम करने वक्त तक शायद आप पूरा पैसा इकट्ठा ना कर सकें, शायद आप पूरा पैसा मैनेज ना कर सकें, तो आप एटलीस्ट 25% पैसा तो कमा के वापस करो। 25%। तो लॉ कहता है कि मिनिमम 25% रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने 100 रुपए का उधार लिया है और मुझे वो उधार 5 साल बाद चुकाना है, तो मुझे कम से कम 25 रुपए कमाने चाहिए और जोड़ने चाहिए डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, और 75 रुपए के लिए आप नया उधार ले सकते हो पुराने उधार को चुकाने के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब वो जो 100 रुपए का मैंने उधार लिया है, जब उसको रिडीम करने का, रीपेमेंट करने का, चुकाने का वक्त आएगा, तब तक आप एटलीस्ट 25 रुपए कमा के जोड़ लेना। 25 रुपए कमा के जोड़ लेना किसके लिए? डिबेंचर की रिडम्पशन के लिए, उधार की रीपेमेंट के लिए, और 75 रुपए का और उधार ले लेना कि 100 रुपए का पुराना उधार चुकाया जा सके। दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ रिडम्पशन। दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ रिडम्पशन। आओ जी शुरू करते हैं सोर्स ऑफ रिडम्पशन के बारे में पढ़ना। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि रिडम्पशन होती क्या है, हमने रिडम्पशन पढ़ लिया कैसे होती है, पार पे होती है और किस पे होती है? प्रीमियम पे होती है। दो एंट्री समझा दी मैंने आपको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्स। कहां से सोर्स बनेगा? रिडम्पशन डिबेंचर को कहां से रिडीम करना है? मैंने कहा 3 चीजें होती हैं, जिसमें से एक हमारे सिलेबस में से कट चुकी है। दैट इज कॉल्ड, चलो छोड़ो, कट गई तो बात क्यों करें। आओ जी, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि आपको 100% डिबेंचर रिडीम करना है। आपको 100% डिबेंचर रिडीम करना है मुनाफों में से, प्रॉफिट में से। मतलब यदि मैंने 100 रुपए का उधार लिया था, यदि मैंने 100 रुपए का उधार लिया था, तो मुझे पूरे 100 रुपए कमा कर ही चुकाने पड़ेंगे, कमा कर ही चुकाने पड़ेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी को 100 रुपए का जो उधार लिया है उसको चुकाने वक्त तक आपके प्रॉफिट्स में 100 रुपए होने चाहिए। आपके प्रॉफिट्स में 100 रुपए होने चाहिए, सो दैट कि आप डिबेंचर को रिडीम कर सको। गॉट इट? चलो जी आगे चलते हैं। दूसरा, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल ये कहते हैं सर पूरा 100% नहीं, सिर्फ 25%। यदि 100 रुपए का आपने उधार लिया है तो सिर्फ 25 रुपए ही आपको कमाकर रिडम्पशन के लिए रखने हैं, रीपेमेंट के लिए रखने हैं। बाकी 75 रुपए के लिए, बाकी 75 रुपीस के लिए आप फ्रेश लोन ले सकते हो। आप फ्रेश न्यू लोन ले सकते हो पुराने लोन को चुकाने के लिए। ऐसा करने से धीरे 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 कुछ सालों में आपका लोन कम होते 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 कम हो जाएगा। ऐसा करने से लोन रिड्यूसिंग में रहेगा। रिड्यूसिंग में मतलब पहले आपने 100 रुपए का उधार लिया, 25 कमाए, 75 का उधार लिया, अब आपके सिर पर सिर्फ 75 रुपीस का ही लोन है, 75 का। अब 75 का भी 25% कमाओगे, फिर लोन और कम रह जाएगा, फिर लोन और कम रह जाएगा। तो ऐसे करते 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 लोन आपका रिड्यूस होगा, इंक्रीज नहीं होगा। गॉट इट? दोनों बातें समझ आ गई? सर आपने लिखा क्या है? मैंने लिखा है कि डिबेंचर को रिडीम करने के लिए रिजर्व मेंटेन करना है। डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए रिजर्व मेंटेन करना है। That reserve name is called as debenture redemption reserve. That is DRR. That is called DRR. Debenture redemption reserve is maintained up to 100% in the case of out of profit. Out of profit में आपको 100% रिजर्व मेंटेन कर लेने हैं डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। ऑन द अदर हैंड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल में, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल में आपको 25%
आपको 25% रिजर्व मेंटेन करने हैं और बाकी 75% के लिए आप फ्रेश लोन लेकर भी रिडीम कर सकते हो। गॉट इट? तो आपको रिजर्व कितने मेंटेन करने हैं आउट ऑफ प्रॉफिट में? 100%। और यहां कितने करने हैं? 25%। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं सर हम समझ गए। मैंने कहा चलो जब इतनी बात समझ गए तो एक बात और बताओ सर, पता कैसे चलेगा कि कब आउट ऑफ प्रॉफिट करना है और कब आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल करना है? कब मानना है कि हमें 100% रिजर्व मेंटेन करने हैं और कब मानना है कि हमें रिजर्व 25% ही मेंटेन करने हैं? हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है 25% और 100%। आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल तो बहुत ही आसान है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा ना, जब भी क्वेश्चन क्या होगा बेटा? साइलेंट होगा, तो हम यही अप्लाई करेंगे और हम सिर्फ कितना रिजर्व मेंटेन करेंगे? 25% रिजर्व मेंटेन करेंगे। कितना रिजर्व मेंटेन करेंगे बेटा? 25% ही मेंटेन करेंगे। अप्लाई दिस व्हेनेवर द क्वेश्चन इज साइलेंट। जब भी क्वेश्चन क्या होगा? साइलेंट होगा, तो हम ये वाला काम करेंगे। फिर सर आउट ऑफ प्रॉफिट कब करेंगे? मैंने कहा जब दो हिंट्स गिवन होंगी। हिंट्स, ये हिंट है जी, ये हिंट है। पहली हिंट क्या है? आओ जी, पहली हिंट क्या है? आओ समझते हैं। व्हेन डीआरआर, व्हेन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मोर देन 25%, जब डीआरआर मान लो ऐसे समझना, क्वेश्चन है कंपनी wants to redeem of rupees 1 lakh 10% debenture, but company already having debenture redemption reserve is rupees 40,000। बाप रे बाप, इसका मतलब कंपनी के पास पहले से ही, अच्छा कितने के डिबेंचर है? 1 लाख रुपए के। 1 लाख रुपए पे हमें आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल में सिर्फ कितना रिजर्व मेंटेन करना चाहिए? 25,000 रुपए का। क्वेश्चन में ऑलरेडी कितना डीआरआर बना हुआ है? 25% से ज्यादा। तो ये एक हिंट है, ये एक हिंट है कि हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमारा क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि डिबेंचर रिडीम करो आउट ऑफ प्रॉफिट एंड यू हैव टू मेंटेन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अप टू 100%, 100% तक बनाने हैं। 40,000 के बने हैं और 60,000 के और बनाने हैं, मतलब 60,000 का रिजर्व और मेंटेन करना है। मतलब सरल भाषा में यदि क्वेश्चन में डीआरआर 25% से ज्यादा पहले से बना हुआ है, 25% से ज्यादा पहले से बना हुआ है, तो आपको उस केस में डिबेंचर रिडीम करने हैं आउट ऑफ प्रॉफिट एंड यू हैव टू मेंटेन डीआरआर अप टू 100%। पढ़े पहला पॉइंट, when DRR is more than 25% already given in the question। क्वेश्चन के अंदर पहले से ही DRR 25% से ज्यादा बना हुआ है, उस केस में हमें DRR कितना बनाना है? 100%, मतलब 100%। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी वांट टू रिडीम इट्स डिबेंचर। कंपनी वांट, ये लाइन लिखी होगी, यदि क्वेश्चन में लाइन लिखी है ना, तो ये हिंट है कि हमें 100% डीआरआर मेंटेन करना है, हमें डिबेंचर रिडीम करना है आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखा होगा? कंपनी वांट टू रिडीम इट्स डिबेंचर, कंपनी वांट टू रिडीम इट्स डिबेंचर इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करने की बजाय, शेयर होल्डर को डिविडेंड देने की बजाय कंपनी चाहती है कि क्या हो जाए? डिबेंचर रिडम्पशन के लिए रिजर्व बन जाए। तो ये भी एक हिंट है कि हमें क्या करना है? 100% डीआरआर मेंटेन करना है। पहला हिंट क्या है? कि 25% से ज्यादा पहले से बना होगा। दूसरी हिंट क्वेश्चन में सॉरी, ये वाली बात साफ साफ लिखी होगी, कंपनी वांट टू रिडीम इट्स डिबेंचर, कंपनी वांट टू रिडीम इट्स डिबेंचर इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड। डिविडेंड को डिक्लेयर करने की बजाय कंपनी डिबेंचर के लिए रिजर्व मेंटेन करना पसंद करती है।
In that case, we have to maintain 100% DRR. Means debenture are redeemed out of profits. क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? सर समझ आ गया कि 25% DRR बनाना है जब क्वेश्चन साइलेंट हो, और 100% DRR बनाना है जब क्वेश्चन में 25% से ज्यादा पहले से बनाओ, या कंपनी डिविडेंड देने की बजाय डिबेंचर के लिए रिजर्व मेंटेन करना चाहती हो, डिबेंचर को रिडीम करना चाहती है। कंपनी वांट टू रिडीम इट्स डिबेंचर, कंपनी डिबेंचर को रिडीम करना चाहती है बजाय अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के, मतलब इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। सर समझ आ गया। अब ये बताओ कि जर्नल एंट्री क्या होगी। अब बताओ कि जर्नल एंट्री क्या होगी। मैंने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, मैं लिख नहीं रहा पर मेरी बात सुनना और लिख लेना। रिजर्व्स मेंटेनिंग अ रिजर्व, लिखो मेंटेनिंग अ रिजर्व्स, लिखो बेटा लिखो, मैं कह रहा हूं लिखो मेरे साथ साथ। मेंटेनिंग अ रिजर्व इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट अ चार्ज। रिजर्व मेंटेन करना एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, चार्ज का पार्ट नहीं है। मतलब यदि प्रॉफिट होगा तो ही रिजर्व्स मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट नहीं होंगे तो रिजर्व्स मेंटेन नहीं करेंगे। इट इज नॉट अ चार्ज, इट इज एप्रोप्रिएशन। और पूरी पार्टनरशिप से हम एक चीज सीख के आए हैं कि सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस जो मालिकों को जाती है वो पीएनएल में नहीं जाती, वो जाती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में जाती है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जितनी भी एप्रोप्रिएशंस हैं वो सारी की सारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती हैं। और मेरी बात को याद रखना, कंपनीज के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सरप्लस क्या बोलते हैं? सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। ये वर्ड बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बड़ा सिंपल सा वर्ड है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बोला जाता है पार्टनरशिप के केस में, पार्टनरशिप के केस में बोला जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट कंपनीज के केस में इसी वर्ड को बोला जाता है सरप्लस। सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया। सरप्लस का मतलब क्या है? जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया। कहां से बच गया? पीएनएल से बच गया। दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। कितना अच्छा वर्ड है सरप्लस, मतलब पीएनएल को क्लोज करने के बाद जो सरप्लस पैसा बच गया वही तो कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। वही तो कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में। समझ रहे हो? तो सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं ऐसे लिखता हूं, पार्टनरशिप और कंपनीज। पीएनएल को क्या बोलते हैं? पीएनएल अकाउंट को बोलते हैं कंपनीज के केस में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या बोलते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या बोलते हैं? बोलते हैं सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को बोलते हैं सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मतलब जो सरप्लस प्रॉफिट बच गया कहां से? पी एंड एल से बच गया। क्या आपको ये बात समझ में आती है? पक्का? अब क्या करें? जर्नल एंट्री करें। किस बात की? रिजर्व मेंटेन करने की। कौन सा रिजर्व मेंटेन करने की? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मेंटेन करने की। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे रिजर्व एप्रोप्रिएशन होते हैं, चार्ज नहीं। और सारी एप्रोप्रिएशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से होती हैं। सारी एप्रोप्रिएशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से होती हैं। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है? ध्यान से समझो, लिखेंगे surplus that is balance in the statement of
P&L account debit to डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ब्रैकेट में DRR अकाउंट। समझ आ रही है एंट्री? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मुंह से एकदम से नहीं निकलता। दैट इज द ऑल वर्ड्स आर फ्रॉम द कंपनी अकाउंट्स। थर्ड बुक के ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो एक प्रोनाउंस करने में भी थोड़े थोड़े मुश्किल लगेंगे धीरे धीरे, पर प्रैक्टिस के साथ साथ सब बोल लोगे, सब कर लोगे। चलो मेरे साथ दोबारा से बोलो, बोलो सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। एक ही सांस में बोलो, एक दो में बोलो, 5 बार बोलो, बोलो जल्दी बोलो, बोलो सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। भाई साहब कितना बड़ा वर्ड है, ठीक है। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट टू DRR। ओह वाओ, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात सबको समझ में आती है, रिजर्व मेंटेन करना समझ आता है, ठीक है जी। अब शुरू करने जाते हैं, अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने चलते हैं, ठीक है।